इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट द फंक्शन f takes the interval 1 to infinity 2r be defined by ft equal to this thing when t is equal to 2n minus 1 where n is the natural number and ft equal to this whole if t lies between 2n minus 1 and 2n plus 1 and now defined gx is equal to 1 to x ft dt where x belongs to this interval. Let alpha denote the number of solutions of the equation gx equal to 0 in the interval 1 to 8 and beta is equal to limit x tends to 1 gx upon x minus 1 then the value of alpha plus beta is you have to fill in the blank. कहने का मतलब है कि एक फंक्शन ft दे रखा है और gx इसका डेफिनेट इंटीग्रल है और हमने gx इक्वल 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं वेयर x लाइज इन द इंटरवल 1 to 8 और इस लिमिट से हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ gx और gx निकालने के लिए पहले मैं ft को रीडिफाइन कर लेता हूँ और दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब t 2n-1 है तो ft के लिए ये है तो f2n-1 की वैल्यू हो गई -1 to the power n plus 1 into 2 और f2n plus 1 निकालना है तो ft इक्वल दिस के अंदर n की जगह n plus 1 कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा f2n plus 1 व्हाट आई मीन टू से सी. यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में n की जगह n plus 1 करता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाती है 2 into n plus 1 minus 1 that is 2n plus 1 that is I will get the value of f 2n plus 1 is equal to -1 to the power n plus 2 into 2 और f2n-1 की वैल्यू है -1 to the power n plus 1 into 2 तो f2n-1 और f2n plus 1 की वैल्यूज में रखता हूँ तो आई विल गेट ft is equal to 2n plus 1 minus 3 by 2 into f2n-1 that is -1 to the power n plus 1 into 2 plus t minus 2n-1 by 2 into f2n plus 1 that is -1 to the power n plus 2 into 2. ये 2 कैंसिल हो गया. अब मैं -1 to the power n plus 1 कॉमन ले लेता हूँ तो आई गेट -1 to the power n plus 1 into 2n plus 1 minus 3 minus t minus 2n minus 1 that is equal to -1 to the power n plus 1 into 4n minus 2t that is equal to 2 into -1 to the power n plus 1 into 2n minus t. This is the value of ft. तो क्योंकि दे रखा है gx इक्वल टू 1 to x ft dt और हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है वेयर अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ gx इक्वल टू 0 फॉर द वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 1 and 8. इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली करूंगा तो ज़्यादा आसान पड़ेगा. मतलब कि मैं इसको एरिया के टर्म्स में सोचता हूँ. एरिया के टर्म्स में सोचने के लिए मेरे को ft का ग्राफ ड्रा करना होगा क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था कि ft की वैल्यू ये है फॉर t लाइंग बिटवीन 2n-1 एंड 2n plus 1. t लाइज बिटवीन 2n-1 एंड 2n plus 1. मतलब कि यदि t की वैल्यू 1 to 3 होगी तो ft का ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं n को 1 लेते हुए आई विल गेट 2 into 2 minus 3 where t lies between 1 and 3. ध्यान रखना हमने gx इक्वल 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं where x lies between 1 and 8. मतलब कि x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकती है. मतलब कि t की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकती है. अब t इक्वल 3 पे आंसर क्या आएगा ये देखते हैं. t इक्वल 3 पे आंसर निकालना हो उसके लिए मेरे को n को इसके अंदर 2 रखना होगा तभी मेरे को t 3 मिलेगा और n को 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा -2. मतलब कि t इक्वल 3 पे आंसर आ गया
-2. Similarly, for t lying between 3 and 5, इसको कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले में मैं n की जगह 2 रखूँगा, तो आई विल बी गेटिंग -2 इंटू 4 -t, और t इक्वल टू 5 के लिए इसके अंदर n की जगह हमको 3 रखना होगा, तो t 5 बन जाएगा, और उस केस में ये बन जाएगा 2. दैट इज आई विल बी गेटिंग 2 फॉर t इक्वल टू 5. एंड नाउ फॉर t लाइंग बिटवीन 5 and 7, इस पूरे में मैं n की जगह 3 रख देता हूं, तो आई विल गेट 2 इंटू -1 टू द पावर 4 इंटू 6 -t. -1 टू द पावर 4 इज 1 एंड 6 -t. तो 1 से लेकर 3 तक डिफाइन कर लिया, 3 to 5 डिफाइन कर लिया, 5 to 7 डिफाइन कर लिया, और हमने t की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक जाना है. अब मैं इसके अंदर n की जगह 4 रख देता हूँ, तो आई विल गेट 7 to 9, एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट 2 इंटू -1 टू द पावर 5, दैट इज -2 इंटू 8 -t, वेयर t लाई बिटवीन 7 and 9. t इक्वल टू 7 के लिए भी डिफाइन करना था मेरे को. t इक्वल टू 7 के लिए वैल्यू निकालनी हो तो इसके अंदर n की जगह 4 रखना होगा, और n की जगह 4 रखेंगे तो आई विल गेट -2, दैट इज -2. ये तो क्लियर है. t इक्वल टू 3 पे वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है, 7 पे भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि t इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी -2, वैल्यू ऑफ फंक्शन -2, और t इक्वल टू 3 पे राइट हैंड लिमिट भी -2 आएगी. सिमिलरली 5 और 7 पे हम इजीली देख सकते हैं कि ये 5 और 7 पे भी कॉन्टिन्यूस है. दैट इज आई कैन से ft इज इक्वल टू 2 into 2 -t, where t lies between 1 and 3, -2 into 4 -t, where t lies between 3 and 5. इक्वल टू 3 पे दोनों ने सेम आंसर दिया, इसलिए इक्वल टू 3 यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो या दोनों में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और t लाइंग बिटवीन 5 and 7 पे 2 इंटू 6 -t आएगा, और t लाइंग बिटवीन 7 and 9 -2 इंटू 8 -t आएगा. और ये क्लियर है. ft का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा. 1 से लेकर 3 तक स्लोप -2 होगा, 3 से लेकर 5 तक स्लोप 2 होगा, 5 से लेकर 7 तक स्लोप -2 होगा, 7 से लेकर 9 तक स्लोप 2 होगा. Therefore, graph of ft for t lying between 1 and 3, for t lying between 1 and 3, slope will be -2 and graph will cut t axis at 2. That is t equal to 1 पे आंसर आएगा 2, लेकिन 1 पे हम एम्प्टी सर्कल ड्रा करेंगे क्योंकि इक्वल टू 1 नहीं है. ग्राफ विल बी ए लाइन, और ये लाइन t एक्सिस को 2 पे कट करेगी, और हमने 3 तक जाना है, तो 3 तक ग्राफ ये हो गया, और 3 से लेकर 5 तक स्लोप 2 है, और ग्राफ t एक्सिस को 4 पे कट करेगा. देयरफॉर स्लोप पॉजिटिव, ये 4 और ये 5. फिर 5 से लेकर 7 तक स्लोप -2, और 5 से लेकर 7 तक ग्राफ t एक्सिस को 6 पे कट करेगी, इसलिए 6 ये हो गया. वैसे हमने 7 से लेकर 8 तक जाना है, लेकिन हम 7 से लेकर 9 तक का भी ग्राफ ड्रा करें तो स्लोप 2 होगा, और ग्राफ t एक्सिस को 8 पे कट करेगा, तो स्लोप पॉजिटिव, ये 8, और हमने इस ग्राफ की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने केवल
8 तक जाना है। ये क्लियर है कि यदि मैं x की वैल्यू 3 ले लूंगा तो g3 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 1 2 3 ft dt का मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, और इन दोनों का सम तो पक्का 0 आएगा, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है। यहाँ का y कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ का y कोऑर्डिनेट -2 है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हैं, इसलिए g3 की वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली यदि मैं 1 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करूंगा तो दिस एरिया विल बी इक्वल दिस एरिया, दिस एरिया विल बी इक्वल दिस एरिया, इसलिए 1 से लेकर 5 तक जब इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। 1 से लेकर 7 तक इंटीग्रेट करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। दैट इज आई कैन से g3 g5 g7 सारे 0 आएंगे। मतलब कि gx जो है x की वैल्यू 3 5 और 7 के लिए 0 बन रहा है। हेंस gx इक्वल 0 विल बी देयर व्हेन x इज 3 और 5 और 7। ध्यान दो हम बात कर रहे हैं केवल x की उन वैल्यूज के लिए जो 1 से लेकर 8 तक हैं। तो 1 से लेकर 8 तक x की वैल्यू 3 5 और 7 के लिए gx 0 बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x आर 3, दैट इज अल्फा इज 3, and because it is given that beta is limit x tends to 1 plus gx upon x minus 1, और हमने इसकी लिमिट निकालनी है। ये क्लियर है, अब x 1 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है, और ये भी क्लियर है कि x 1 को टेंड कर रहा है इस तरफ से, तो gx भी 0 को टेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ x की वैल्यू 1 के बहुत करीब होगी। 1 to 1 plus h के लिए ये 0 को टेंड करेगा जैसे जैसे h कम होता जाएगा, क्योंकि यदि ये 1 है 1 plus h थोड़ा सी आगे है, तो 1 to 1 plus h में एरिया बाउंडेड ये हो जाएगा, और h जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ये एरिया जो है वो 0 को टेंड करेगा। दैट इज gx विल बी टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू 1 प्लस। और ऐसे भी क्लियर है कि x टेंड्स टू 1 प्लस gx को तो 0 को टेंड करना ही था, क्योंकि यदि ये gx 0 को टेंड ना करता तो ये पूरा फिर इन्फिनिटी को टेंड कर जाता और बीटा की वैल्यू फिर इन्फिनिटी आ जाती। लेकिन अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए कहा गया है तो ऑब्वियस है बीटा कोई फाइनाइट नंबर होगा। एंड नाउ क्योंकि दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया यूजिंग l'Hopital's रूल आई गेट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस g डैश x अपॉन 1, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन लेबनिज़ थ्योरम g डैश x की वैल्यू fx आ जाएगी। यदि मैं इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव करूंगा यूजिंग न्यूटन लेबनिज़ फार्मूला तो डेरिवेटिव fx आएगा। तो आई विल बी गेटिंग दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और क्योंकि ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, इसको निकालना का मतलब जैसे जैसे x 1 को टेंड करेगा तो fx वाले ग्राफ में y कोऑर्डिनेट जिसको टेंड करेगा वो इसका आंसर आएगा। क्योंकि यदि x 1 को टेंड करेगा तो fx वाले ग्राफ पे हम इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्योंकि 2 है इसलिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2। Hence I can say beta is 2, alpha is 3, therefore alpha plus beta is 5. Hence the value of alpha plus beta is 5.